हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी में हम मल्हार बुक से पढ़ रहे थे दो गौरैया। तो भीष्म साहनी जी ने ये चैप्टर लिखा है और इसमें उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाएं तो जिसे जो है संस्मरण के रूप में यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से उनके पिता ने दो गौरैयों को बार बार अपने घर से बाहर निकालना चाहा, लेकिन अंत में जो है वो भी हार गए। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इनके घर के सामने जो है एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ में तरह तरह के जो है पशु और पक्षियां आती हैं और इन सब से जो है परेशान होकर इनके पिताजी ने क्या कहा है कि हमारा घर तो जैसे पक्षियों का आने जाने का जो है एक धर्मशाला बन गया है, जहां पर जो है पक्षियां लगातार आ रही हैं। अब क्या हुआ, एक बार दो गौरैया सीधे ही इनके घर के अंदर चली गई और इनके पंखे के जहां पर गोल सा जो एक भाग होता है वहां पर उन्होंने जो है अपना बिछौना अर्थात उन्होंने वहां पर अपना घोंसला बना दिया। इससे भीष्म साहनी के पिताजी जो है बड़े नाराज हुए कि ये यहाँ पर गंदगी करेंगे। उनके बैठक की जो छत थी उसमें पंखे में इन्होंने अपना घोंसला बना दिया। अब गौरैया दोनों ही वहां पर अंडे दे चुकी थी, तो वो वहां से बाहर जाने वाली नहीं थी। बहुत प्रयत्न किया इनके पिताजी ने इनको बाहर निकालने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अंदर आ ही जाती थी, कभी दरवाजे के नीचे से, कभी रोशनदान से और कभी कहीं से। इसके बाद उन्होंने बाहर निकाला, लेकिन रात के समय वो जो है हमेशा वहां आती थी। एक दिन अब इस पर इनकी माताजी व्यंग करती थी, उनसे मजाक करती थी, लेकिन भीष्म साहनी के जो पिताजी थे वो चिढ़ते थे। उनको लगता था कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है और अब मैं इन गौरैयों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो एक दिन उन्हें गुस्सा आता है और वो जो है उन गौरैयों को बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं, उनके घोंसले को तोड़ने का निर्णय लेते हैं कि अब जो है इनका घोंसला ही तोड़ दिया जाए, तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि घोंसला ही नहीं रहेगा तो अब ये अंदर भी क्यों आएंगी। तो उन्होंने अब ठान लिया कि इन चिड़िया के जो घोंसला है उसको हमें तोड़ दूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। तो इनकी माता जी ने, चलिए थोड़ा सा हम बैक से चलेंगे, यहाँ तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़ी। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिया। तो क्या हुआ, इन पक्षियों यानी कि गौरैया, दोनों गौरैयों और इनके पिताजी के बीच जो है संघर्ष चल रहा है। चिड़िया इधर से उधर भाग रही हैं, उनके पिताजी उनको बाहर भगाने पे लगे हुए हैं। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे भी कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी घुमाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती हुई बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर में वे फिर से कमरे में मौजूद थी। अब की बार रोशनदान में से आ गई जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार जो है गंभीरता से कहा। अभी तक उनकी माताजी व्यंग कर रही थी, मजाक कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा बड़ी गंभीरता के साथ कि अब इन चिड़ियाओं को निकालना बेकार है, इन्होंने अपना घोंसला बना लिया होगा। क्या कहती हैं, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद कर दूं? तो इनके पिताजी कहते हैं क्योंकि बैठक के ऊपर जो पंखा लगा रहता है वही इन्होंने अपना घोंसला बनाकर रखा है, और क्योंकि जहां घोंसला होगा तो गंदगी भी होगी। तो क्या कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, यही रहने दो, मत निकालो का मतलब क्या है, क्या मैं अपने कालीन को बर्बाद कर दूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। तो उन्होंने कहा मैं सारे ही रास्ते बंद कर दूंगा, तो ये गौरैये दोनों अंदर कैसे आएंगे। तो क्या कहा, मैं जो हूँ अपना कालीन बर्बाद नहीं करूंगा, और एक स्टूल पर चढ़े और फिर से रोशनदान जहां से वो दोनों गौरैया अंदर आ रही थी वहां उन्होंने कपड़ा ठूस दिया। फिर लाठी घुमाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई, हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी कि अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी।
तो अब लेखक को लगा, भीष्म साहनी जी को लगा, कहते हैं हमने जब खाना खाया तो हम ऊपर चले गए और इधर बैठक नीचे था इनका, तो कहते हैं मैंने बाहर देखा तो चिड़िया वहां नहीं थी। अब लेखक को लगा कि शायद चिड़ियाओं को अक्ल आ गई है कि ये लोग हमें बार बार बाहर भगा रहे हैं, इसका मतलब अब जो है कहीं और चला जाना चाहिए, यहाँ पर रहना अब ठीक नहीं है, ये लेखक ने सोचा। ठीक है, तो शायद वो कहीं दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था, अब दूसरे दिन संडे था। जब हम लोग नीचे उतरे, ऊपर इनका सोने का बेडरूम था, तो ये नीचे उतरे तो वे फिर से मौजूद थी। अब क्या देखते हैं, जैसे ही वो ऊपर से नीचे आए, पुनः वहां पर वो दोनों गौरैया मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी और मजे से जो है वो वहां पर गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली और उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब पिताजी समझ गए थे कहाँ कहाँ से, तो अब पिताजी को गुस्सा आया, पुनः उन्होंने लाठी निकाली और अब उन्होंने जो है चिड़ियाओं को जल्दी से बाहर निकाल लिया। इस दिन इन्हें बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। पिताजी परेशान हो उठे। अब क्या कहते, अब रोज यही कुछ होने लगा। क्या कुछ होने लग गया कि रात को वो खाकर जैसे ही ऊपर जाते थे, चिड़िया न जाने किस रास्ते अंदर आ जाती थी। तो अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती थी, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। अब ये चिड़ियाओं का, इन दोनों गौरैयों का ये जो है रोज का ये रूटीन बन गया था कि दिन के समय तो यहाँ से भगा दी जाती थी, तो दिन के समय तो ये अंदर नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही रात को ये सोने जाते थे, ये जो है पुनः अंदर आकर के अपने अंडों के पास आ जाती थी। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई वहां कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं। पर आखिर में वे भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। तो अब जो है उनकी सहनशीलता की जो क्षमता थी वो भी खत्म हो गई। तो अब उन्होंने सोचा कि अब इनका घोंसला ही नोच कर इनको तोड़ देते हैं, तब ये कहाँ से आएंगे। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। तो उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर इसे सचमुच में बाहर निकालना है तो उनका घर तोड़ दें, अगर घोंसला ही हम तोड़ दें तो फिर ये पुनः वापस नहीं आएंगी। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा तो दो तिनके घोंसलों में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। अब पिताजी, क्योंकि घोंसला तोड़ने के लिए स्टूल रखा हुआ है, लाठी उनके हाथ पर है और उस घोंसले के नीचे जो है घास के झालर, मानो उन गौरैयों ने उनको सजावट के लिए, जैसे हम लगाते ना झालर, ठीक है, तो मानो उन्होंने सजावट के लिए झालर लगाए होंगे और उसमें से दो तिनके नीचे गिरे। इतने में इनकी माता बोली कि चलो, दो तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ जो है दुबला गई। अब पहले तो वो खुश थी, लेकिन अब गौरैयों को पता चल गया कि हमारा घोंसला तोड़ा जा रहा है। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी। अब वो परेशान हो गई थी, वो दुखी हो गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। काली मतलब वो इतनी दुखी हो गई थी कि अब जो है हमारा घोंसला ये तोड़ रही है। अब वे चहक भी नहीं रही थी, बिल्कुल शांत हो गई थी दोनों गौरैया। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वही रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लपटने लगे। वे लपटते गए और घोंसला जो है लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और तिगलियां लाठी के सिरे पर लपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। तो अब क्या हुआ,
पिताजी ने जैसे ही उस पूरे घोंसले की जो घास फूस थी वो उस लाठी के सहारे वो लपेटते गए उसे, तो वो जो है घोंसला अब जो है धीरे धीरे टूट रहा था, उसके जो है घास उस लाठी के सहारे नीचे आ रहा था। पिताजी के हाथ जो है ठिठक गए, यह क्या है, क्या गौरैया लौट आई है? तो पिताजी जो है थोड़ा रुक गए कि ये क्या है, गौरैया फिर से इसी में है क्या? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो इतने में भीष्म साहनी जी ने बाहर देखा, तो वो दोनों गौरैया ऊपर नहीं थी बल्कि बाहर थी, और वो जो है बहुत दुखी थी। ची 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 फिर आवाज आई, मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी तो पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लपटा घोंसले का बहुत सारा हिस्सा था। नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? तो भीष्म साहनी जी कहते हैं कि वो दोनों गौरैया जो नन्ही सी अभी अभी अंडे से बाहर आई थी, वो जो है नीचे देख रही थी और मानो ची ची करके ये प्रश्न कर रही थी कि हम आ चुकी हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी आवाज देखता रहा, फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनके में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँक हाँक कर चिल्लाए जा रही थी। तो नन्ही छोटी सी चिड़ियाएं थी, वो अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर, क्योंकि माता जी ने अब दरवाजे खोल दिए और उनकी माँ जो माँ बाप थी, यानी कि जो दोनों गौरैया बाहर खड़ी थी, वो अब अंदर आ गई और ची ची करते उनसे जा मिली और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी उनको खाने के लिए। माता पिता और मैं उनकी ओर माँ पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनको देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। ये था ये चैप्टर। तो अब जो है पिताजी को उन छोटे नन्हे से दो गौरैयों को देख करके दया आ गई और अब जो है वो क्या करने लग गई, अब वो चुपचाप उन चिड़ियाओं को यानी कि उन गौरैयों को देखने लग गई। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बता रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ये चिड़ियाएं हमारे घरों में क्यों आ रही हैं, ये पशु पक्षी आज शहर की तरफ इनका पलायन क्यों हो रहा। आए दिन आप देखते होंगे कि तेंदुए ने कई जो है लोगों पर हमला किया है। ये पाठ हमें ये संदेश देना चाहता है, भीष्म साहनी जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने पेड़ों को काट दिया है। पहले घरों में ये चिड़ियाएं नहीं रहती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वहां से उनका हमने जो घर है वो हमने तोड़ दिया है। तो अब वो भी कहाँ जाएंगी, तो वो हमारे घर में आकर बसने लग गई हैं। तो हमें जो है पेड़ों को बचाना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि ये पशु पक्षी अपने घर में सुरक्षित रह सके। क्योंकि देखिए इंसान, क्योंकि जैसा भीष्म साहनी जी के पिताजी थे, इंसान के साथ एक चिड़िया जब वहां रहती है तो कई दिक्कतें आती है, ठीक है, वो गंदगी भी करेंगी। तो उनका स्थान जंगलों में है, पेड़ों में है। उन पेड़ों को हम काट चुके हैं, तो वो भी जो है वहां से आकर के हमारे घरों में ही अपने घोंसले बनाते हैं और वहां पर वो भी असुरक्षित है। तो इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए, ताकि ये पशु पक्षी अपने स्थानों में रहे, अपने घरों में रहें और हम भी अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो ये थी दो गौरैयों की कथा, कहानी, और इसे लिखा है भीष्म साहनी जी ने। अब भीष्म साहनी जी के जीवन के बारे में कुछ पंक्तियां। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था और बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी थी। तो ये था हमारा चैप्टर 2 गौरैया, और इनका जन्म हुआ था 1915 में और 2003 में इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से पशु पक्षियों के घरों
को जो है किस प्रकार मनुष्यों ने क्या कर दिया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो पशु पक्षियों के घरों को जो है उजाड़ दिया है, तोड़ दिया है। चलिए यहाँ अब इस पाठ के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं। तो आइए अब हम इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। चलिएगा, तो पहले प्रश्न में मेरी समझ से इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प सही है प्रश्न का, तो आपने विकल्प के सामने स्टार बनाना है, तारा बनाना है। तो ये सभी चैप्टर में आपने इससे पहले जो कविता पढ़ी उसमें भी इसी तरह का प्रश्न था। तो पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है, क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। सराय यानी एक बहुत बड़ा धर्मशाला जहां पर कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, तो पिताजी ने क्या कहा है कि घर जो है सराय बना हुआ है। तो क्यों ये सराय बना हुआ था? क्योंकि घर की बनावट जो है सराय जैसी बहुत विशाल है। धर्मशाला बड़ा होता है जहां पर अधिक से अधिक लोग जो हैं, चाहे यात्री लोग जो भी वहां पर यात्रा करने जाते हैं, तो वो जा सकते हैं, वहां पर आ जा सकते हैं। तो इसलिए कहा, या घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते इसलिए कहा, या पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है इसलिए कहा, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही उत्तर पर टिक करेंगे। तो चलिएगा, तो देखिए यहाँ एक ये ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा कि घर में विभिन्न पक्षी और जंतु रहते हैं। रहते का अर्थ ये है कि वो वहीं रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिनको आप पालते हैं तो आप ही के घर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है चौथे ऑप्शन में, ये तो नहीं है कि वो घर जो है बहुत सराय जैसा बहुत बड़ा उसका जो है आकृति है, बहुत बड़ा विशाल वो था, ऐसा नहीं था। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है, ये तो उन्होंने बात कही, लेकिन इसलिए नहीं उन्होंने ये बात कही कि घर जो है सराय बना हुआ है। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनके घर में आते भी हैं और जाते हैं, परमानेंट वही नहीं रहते हैं। अगर ऐसा होता कि घर में जो है विभिन्न पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं तो रहने का अलग अर्थ है, और आने जाने, धर्मशाला में लोग आते हैं और जाते हैं, परमानेंट वही नहीं रहते हैं। तो ये जो है इसका चौथा उत्तर यहाँ पर ठीक होगा, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो ऐसे ऑप्शन आपको जो है कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप तुरंत से यहाँ लगा देंगे कि पक्षी रहते थे, तो पक्षी और जीव जंतु रहते थे, तो वहां पर जो है रहते नहीं थे, आते जाते रहते थे। सराय का मतलब है जहां पर लोग आते और जाते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु आते जाते रहते हैं, जैसे वहां बिल्ली भी आती थी, उनके घर में नहीं थी वो, लेकिन वहां पर वो आती थी। चूहे वहां बहुत सारे रहते थे उनके घर में। बाहर जो पेड़ था वहां पर तोते, कौवे, अनेक प्रकार की पक्षियां वहां पर आती थी। तो कई प्रकार के जीव जंतु वहां आते जाते रहते थे, इसलिए उनके पिताजी ने कहा कि उनका जो घर है वो सराय बना हुआ है। ठीक है, चलिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माता पिता को जिनका वो मकान है, लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, या जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं, या मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते हैं? तो यहाँ लेखक के पिताजी ने क्या कहा कि हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, क्योंकि कहानी के अनुसार ही हमें लिखना है। तो क्या कहा उनके पिताजी ने कि ऐसा प्रतीत होता है मानो जीव जंतु ही उस घर के क्या हो, असली मालिक हो, और हम यहाँ पर मेहमान, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वहां अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। चलिए, गौरइयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, या माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो जब गौरैया घर के अंदर आई तो उनके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखिए, शुरुआती दौर में तो माँ ने मना नहीं किया, लेकिन अंत में जब माँ को ये लगा, लेखक की माता जी को,
कि अब जो है ये पक्षियां, ये जो गौरैया हैं, इन्होंने यहाँ अंडे दे दिए हैं। तो तब उन्होंने जो है मना किया था पिता को, लेकिन पिताजी ने उनको लगातार भगाने की कोशिश की। ठीक है, माँ ने मना किया था। माँ जो है लगातार व्यंग कर रही थी, माँ ने भगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन पिताजी लगातार उन गौरैयों को बाहर भगाने की कोशिश कर रहे थे। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे, या माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। चलिए तो यहाँ पर माँ को लगता था कि पिताजी के ये जो प्रयत्न हैं वो व्यर्थ हैं, क्योंकि गौरैया अंडे दे चुकी थी, और जब पक्षी एक बार अंडे दे देती है तो वो उस स्थान को नहीं छोड़ती है, आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले। जैसा कि इस कहानी में भी आपने देखा, लेखक के पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया कि वो उन गौरैयों को घर से बाहर निकाल दे। उन्होंने घर के नीचे कपड़ा ठूस दिया, दरवाजे के नीचे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अंदर आ जाती थी। इसके बाद माँ ने कहा था कि अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए, और अंतिम प्रश्न इस पर आधारित, बहुविकल्पीय। कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो इस कहानी में दो गौरैया बार बार भगाए जाने के बाद भी लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? आप इन गौरैयों के प्रयास को क्या अपने जीवन में, क्या इसका महत्व मानते हैं, और क्या लगता है आपको, क्या सीख आपको इससे मिलती है? तो जीवन के किस पहलू से ये जोड़ सकता है कि दूसरों पर निर्भर रहना? क्या वो गौरैया वहां पर दूसरों पर निर्भर थी? असफलताओं से हार मान लिया, क्या उन्होंने हार मान लिया था? अपने प्रयास को निरंतर जो है जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो देखिए, दूसरे इन गौरैये, ये जो गौरैये थे, ये दोनों, ये जो पक्षियां थी, ये दूसरों पर निर्भर भी नहीं थी, असफलताओं से हार ये नहीं मान रही थी, अपने प्रयास को इन्होंने निरंतर जो है बनाए रखा है, और ये चाहती तो इस संघर्ष को छोड़कर नया रास्ता अपना सकती थी, लेकिन अंत में इनकी जीत हुई। तो ये हमें जीवन का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र देता है कि हम जो है अपने प्रयास को निरंतर जारी रखें, और एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। तो गौरैयों ने भी हार नहीं मानी। पिताजी के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी ये छोटी सी गौरैया, ये नन्ही सी जान निरंतर प्रयास करती रही, और अंत में पिताजी ने हार मान ली और गौरैयों की जीत हुई। वो अपने बच्चों को उस घर से, उस घोंसले से सुरक्षित जो है वहां से, उन अंडों से बाहर निकाल पाई, और पिताजी जो है उनके प्रयास को देख करके हार गए। तो ये जो है जीवन का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अपने प्रयास को आप निरंतर जारी रखें, और एक दिन आप अवश्य जीतेंगे। जैसे ये दोनों नन्ही जान भीष्म साहनी के पिताजी से जीत गई थी, और अब इनके बच्चे जो है सुरक्षित उन अंडों से बाहर निकल आए थे। तो ये आपके प्रश्न हैं। अब जितने भी प्रश्न आपने अभी तक उत्तर दिए हैं, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, क्योंकि ऊपर के कुछ प्रश्नों में आपको कंफ्यूज होगा, वहां पर हो सकता था बच्चे अलग अलग जो है उत्तर दे रहे हों। तो अपने मित्रों के साथ आपको विचार करना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं, इसके लिए आपको पहले प्रश्न देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न क्या था कि पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है, क्योंकि, अब आपने उत्तर दिया क्योंकि घर में विभिन्न पक्ष जो जीव जंतु हैं वो आते जाते रहते थे। ठीक है, तो इनके पिताजी को जो है ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो भी पक्षी
जीव जंतु आता है और तुरंत से जो है बिना झिझके ये अंदर आ जाते हैं, कहीं पर भी इनका रहना, जैसे वहां बहुत सारे चूहे रहते थे, बहुत सारे जो है वहां पर छिपकलियां थी, तो घर में इन्होंने कहा बहुत सारे जीव जंतु हैं और इनका आना जाना लगा रहता है। तो उनको लगता था कि कभी कभी ये घर जो है सराय बना हुआ है, जो भी पक्षी यहाँ आता है और फिर चला जाता है, तो इसलिए उनको जो है ऐसा लगा था। तो ये उत्तर आपका सही है। इस कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? कहानी के आधार पर उनके पिताजी ने क्या कहा था कि जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं, क्यों कहा? क्योंकि वहां बहुत सारे जीव जंतु आते थे। आप अपने शब्दों में देखिएगा इसे। गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? तो देखिए, पिताजी तो उन्हें भगाने की कोशिश करते थे, लेकिन माताजी उन्हें भगाने से मना किया था। तो इनका उत्तर आप लिखेंगे और उत्तर की पुष्टि देंगे। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? तो माँ को पिताजी के प्रयत्न जो है व्यर्थ लगते थे। तो चलिए इसको लिखेंगे आप। कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, ये जो है इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है कि यदि आप अपने प्रयास को निरंतर जारी रखें तो आप जो है अवश्य सफल हो पाएंगे अपने जीवन में, जो भी आपका लक्ष्य होगा। तो अब आपको उत्तर की पुष्टि करनी है। यदि किसी बच्चे ने अलग उत्तर दिए हैं तो आप जो है उन उत्तरों को सही कीजिए और जिसने गलत उत्तर दिया है उसको भी ठीक करिए, लेकिन तर्क के साथ, उत्तर के साथ। चलिए, इधर एक वाक्य और उसके अर्थ लिखे हुए हैं, तो जल्दी से आप इनको पहले नोट कीजिएगा, फिर हम मिलान करेंगे। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें सबके इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर बहुत शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। दो उत्तर यहाँ दिए हैं, तो जो ज्यादा सही है उसको आप लिखेंगे। पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। लेकिन इस पाठ के माध्यम से पिताजी को लगता है कि जो पक्षी हैं उनका चहचहाना शोर जैसा लगता है। अब सब हर किसी को नहीं लगता है, किसी को तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ इस पाठ में लेखक के पिता को लगता है कि पक्षियों का चहचहाना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वो संगीत जैसा लगता है। ये इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी हैं, इनको आप नोट कीजिएगा और फिर सही उत्तर पर आप टिक मारेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डालते हैं। क्या सही उत्तर होगा? आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला हो जाता है। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो पिताजी की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते। चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। तो सही उत्तर आप बताएंगे और साथ में इन दो को ऑप्शन को भी आप नोट कीजिएगा। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।